गुड इवनिंग बच्चा लोग। हाँ, तो लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ाया था मैंने? एलिमेंट्री रिएक्शन हो गया था, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ। सो टॉपिक क्या है? रेट लॉ फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन? Complex reaction take place in more than one step. अब देखो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए अगर रेट लॉ लिखना है तो पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कौन सा रिएक्शन जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अब देखो, एक पॉइंट लिखना है यहाँ पे, इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन rate law written based on in case of complex reaction, rate law written based on
rate determining step, that is lowest step. अब देखो, मान लो कोई रिएक्शन है, A+B2C, और यहां पे रिएक्शन है C2D+E। ये आपका स्टेप 1 है और ये आपका स्टेप 2 है, और ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, A+B2D+E। तो ये मेरा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। और उसमें ये स्टेप 1 और स्टेप 2 इन्वॉल्व है। तो अब यहाँ पे हम डिफरेंट केसेस सोच सकते हैं। केस 1, if step 1 is rate determining step, if step 1 is rate determining step, तो अगर स्टेप 1 रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है तो रेट लॉ क्या लिखेंगे, रेट इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। आज समझ में आ रहा है बच्चा लोग? यस सर। और अगर केस 2 रेट डिटरमाइनिंग हो गया तो फिर क्या लिखेंगे रेट लॉ, बोलो रेट इक्वल टू क्या लिखेंगे, K इंटू, बताओ। D+E, मतलब D और E। अभी D और E क्यों लिखेंगे, स्टेप 2 है ना, स्टेप 2 तो ये है ना, ये तो C बस होगा। क्या होगा, K इंटू C। C। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को कभी भी हम देख के रेट लॉ नहीं लिखते हैं, और हम ऐसा भी बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन एलिमेंट्री स्टेप। तो ये आपका एलिमेंट्री 1 है, एलिमेंट्री 1, और ये आपका क्या है, एलिमेंट्री 2। So complex reaction is consist of elementary 1 and elementary 2. इसको नोट डाउन करो। हो गया सर, नोट डाउन। अब देखो यहाँ पे एक केस 3 और आ सकता है। केस 3 क्या आ सकता है, स्टेप 1 step 1 is reversible
and step 2 is slow. स्टेप 1 रिवर्सिबल है और स्टेप 2 जो है वो क्या है, वो स्लो है। तो अगर उस केस में हम लिखे तो यहाँ प्रोसेस क्या हो जाएगा, a प्लस बी रिवर्सिबल c, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, k इक्विलिब्रियम, फिर c टू d, d प्लस e, और ये क्या हो जाएगा, स्लो। तो अगर यहाँ पे हम रेट लिखें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेट इक्वल टू k इंटू सी। पहले तो हम वैसे ही लिखेंगे, लेकिन इसमें होता क्या है कि अगर प्रीवियस स्टेप रिवर्सिबल हो और नेक्स्ट स्टेप स्लो हो तो हम k इक्विलिब्रियम का हेल्प लेते हैं, और k इक्विलिब्रियम इक्वल टू क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ c बाय कंसंट्रेशन ऑफ a इंटू कंसंट्रेशन ऑफ b। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ c इक्वल टू k इक्विलिब्रियम इंटू a इंटू b। मतलब क्या लिखोगे यहाँ पे, k और c के जगह पे क्या लिखोगे आप, k इंटू k इक्विलिब्रियम a इंटू b। मतलब यहाँ पे कांस्टेंट क्या आ गया, k डैश इंटू a इंटू b। समझ में आया, तो चलो यस, हो गया सर। क्वेश्चन लिखेगा, a chemical reaction proceeds as follows. A plus C to D plus F F plus B to G G plus C to E suggest rate law and overall
order of reaction. सॉल्व करो। सर ए प्लस बी प्लस पहले टू, लिखो तो सब, एक बार लिखो पूरा, मैं बता सही कराता हूँ। क्या लिखा बताओ? ए बाकी सब प्लस क्या? ए रेट लॉ प्लस इक्वल टू के इंटू ए बी टू सी, सी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर क्यों? दो सी है तो स्क्वायर होगा। कौन सा ये ओवरऑल रिएक्शन कौन होगा? एक रिएक्शन है जो ऐसे चलता है, अगर इसमें कोई ओवरऑल रिएक्शन लिखेगा तो क्या लिखेगा? तो जो रेट ला निकलते हैं उस अलग अलग सबका निकलेगा। सबका नहीं निकलेगा, ये तो रिएक्शन ऐसे प्रोसीड हो रहा है। ओवरऑल रिएक्शन क्या लिखेंगे? वही तो सर बता रहे थे, ए प्लस बी प्लस टू सी इक्वल टू बी प्लस ए। तो ये तो ओवरऑल रिएक्शन लिखना। आपसे क्या पूछा गया था? रेट लॉ पूछा गया था। तो रेट लॉ तो ये तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गया। जो रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होगा वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा। क्या लिखेंगे इसके लिए ओवरऑल रेट लॉ? के इंटू ए इंटू सी। बिकॉज ये आपका जो स्लो स्टेप होता है वही क्या होता है? आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। मतलब सर जो रेट ला होता है वो बस फ्लो वाले पर डिपेंड करेगा। वो हमेशा सबसे स्लो वाले पे डिपेंड करेगा। और अच्छा ये फास्ट वाले बताओ, को नेगलेक्ट कर देंगे। फास्ट होगा उसको कंसीडर नहीं करना। जो 3 केस बताया, देखो तीनों केस में मैंने कहाँ पे लिखा है? जो सबसे स्लो है वहीं पे लिखा है। ये सर बताएं आप। ये हो गया सबका? हाँ सर। लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। द केमिकल रिएक्शन (2O3K1 3O2) proceeds as given. O3 to O2 plus O and O plus O3
2K2O2. What should be the rate law expression? चलो देखते हैं। अच्छा मैंने ये नहीं अच्छा ये लिखा हुआ है, एक रुक जाओ, यहाँ पे ये लिखा हुआ था, ये फास्ट और स्लो लिखा हुआ था। वैसे दिख रहा था कि पहला स्टेप रिवर्सिबल है, दूसरा स्टेप स्लो है। ये सर वो दिख रहा है। तो रेट इक्वल टू क्या लिखेंगे, K इंटू O इंटू O3। सर थोड़ा आंसर सुन लीजिए। ये स्नेहा ने लिखा है, देखो वही दिखा है क्या तुमने भी? हाँ हाँ तो K इंटू O इंटू O3, अब यहां से O3 की जगह पे हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लो कोई K इक्विलिब्रियम रहा होगा, तो K इक्विलिब्रियम इक्वल टू O2 इंटू O डिवाइडेड बाई O3। तो O3 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ O2 इंटू O डिवाइडेड बाई K इक्विलिब्रियम, दैट इज K बाई K इक्विलिब्रियम, दैट इज O। सर जो स्नेहा लिखी है पर O3 स्क्वायर ना होगा। एक मिनट चेक कर लेता हूँ। पहले आ गया O और एक मिनट रुको, मैंने भी ये चीज बताया नहीं, एक मिनट रुको। देखो पहला O इंटू O3 लिखा और K इक्विलिब्रियम इक्वल टू O2 इंटू O बाई O3 लिखा। अब O के जगह पे पुट करना है या O3 की जगह पे पुट करना है, तो हमें ये देखना है कि दोनों रिएक्शन किसके थ्रू कनेक्टेड है।
तो यहाँ पे O प्रोड्यूस हो रहा है और यहाँ पे O कंज्यूम हो रहा है, मतलब O3 की जगह पे पुट नहीं करना, O के जगह पे पुट करना पड़ेगा। बोथ रिएक्शंस are connected through concentration of O। तो यहां से हम O की जगह पे पुट करेंगे, मैंने गलत लिख दिया था पहले, तो क्या लिखेंगे K इक्विलिब्रियम इनटू O3 by concentration of O2, that is K into K equilibrium O3 by O3 divided by O2, that is some constant K dash O3 to the power 2 into O2। ये आंसर होगा। स्नेहा उसमें O3 स्क्वायर आएगा, O3 केवल नहीं आएगा। समझ में आया? दो रिएक्शन मतलब पहले रिएक्शन का प्रोडक्ट और दूसरे रिएक्शन का रिएक्टेंट अगर आपस में कनेक्टेड है, बिकॉज ये यहाँ पे कंज्यूम होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ेगा तो इसको प्रोड्यूस करेगा। समझे प्रभात? तो सर O2 पर इनवर्स होगा ना? O2 पे इनवर्स होगा, मैंने डिवाइडेड लिखा था ना, डिवाइडेड में क्या लगता है, डिवाइडेड बाई होगा, इनवर्स भी लिख सकते हो। हो गया सर। हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 2N2O5 to 4NO2 plus O2 if minus dN2O5 by dt is equal to K1 into concentration of N2O5 dNO2 by dt equal to K2 into concentration of N2O5 and d of O2 by dt equal to K3 into concentration of N2O5। What is the relation between K1, K2 and K3? ट्राई करो। कितना दिन चलेगा सर केमिकल काइनेटिक्स? चलेगा अभी 4-5 क्लास और लगे। इसके बाद ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे? इसके बाद कुछ दिन ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा। और सर वो डाउट भी बता दीजिए, और सारा डाउट है। अरे आजकल यार इतना क्लास लग रहा है ना, दिन भर पढ़ाते दिमाग खराब हो गया। सुबह 7 बजे से लेकर रात के 7 बजे तक कंटिन्यूस पढ़ाते ही रह रहा हूँ। कितना पैसा कमा रहे हैं सर? अरे कोरोना में कोई पैसा वैसा नहीं कमा रहा है। पहले दिन में 3 क्लास लेते थे, आराम से सुख चैन से जी रहे थे। आजकल पता नहीं, कभी 1 को पढ़ा रहे, कभी 5 को पढ़ा रहे हैं। कोरोना में बहुत मेहनत हो रहा है भाई। कोरोना बहुत मेहनत करवा रहा है।
इतना मेहनत करने का आदत खत्म हो गया था। आया बच्चा लोग कोई आंसर? सर K1 इक्वल टू 2 K2 आ रहा है, पर K3 का सर नहीं समझ में आता। देखो ये सब क्या है, रेट लॉ ही तो है। इस रिएक्शन का रेट लॉ यस क्या, सर, वही तो। रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1/2 dN2O5/dt इक्वल टू 1/4 dNO2/dt इक्वल टू DO2/dt। यही है ना? यस सर, यही होगा। तो अभी यहाँ पे -dN2O5/dt की जगह पे क्या लिखा हुआ है? K1 इंटू N2O5 लिखा हुआ है। तो क्या लिख सकते हैं? 1/2 इंटू K1 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1/4 dNO2/dt क्या लिखेंगे? K2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5 इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे? DO2/dt के जगह पे क्या लिखेंगे? K3। ये लिखा है क्या आप लोगों ने? एकदम सर, यही लिखा हूँ। तो N2O5 तो सबसे कैंसल आउट हो गया, बचा क्या? K1/2 इक्वल टू K2/4 इक्वल टू K3। तो एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए ताकि सब गायब हो जाए। तो सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा? 2K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू 4K3। समझ में आया? तो सर मेरा तो सही। सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि किसी का डिनोमिनेटर ना बचे। जब सारे नंबर को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं हो गया सर।
हम्म, हो गया। देखो ये चैप्टर बहुत आसान है, बस थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं। सर कौन सा चैप्टर है जो प्रैक्टिस नहीं करना है उसमें? सरफेस केमिस्ट्री में प्रैक्टिस नहीं करना है, अच्छा। मेटलर्जी में कोई प्रैक्टिस नहीं करना है। सर वो सब ठीक है सर। जो मैथ भी पढ़े, प्रैक्टिस, फिजिक्स भी प्रैक्टिस, ऑर्गेनिक प्रैक्टिस, फिजिकल प्रैक्टिस। एटॉमिक स्ट्रक्चर में प्रैक्टिस की कहाँ जरूरत पड़ता है? कुछ चैप्टर लॉजिकल है, जो आपने समझ कर पढ़ लिया वो हमेशा के लिए हो जाता है। अब देखो आपके पास रेट लिखा आपने, रेट इक्वल टू आपने लिखा के इंटू, अब आपने अगर nth ऑर्डर मान लिया तो ये लिखेंगे फॉर nth ऑर्डर, रेट इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर n। अब रेट क्या होता है? dx बाई dt होता है ना, इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर n। अब बताओ dx का क्या होगा यूनिट? मीटर। अरे x क्या है? कंसंट्रेशन है ना, dx क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर होता है, जिसको आप मोलारिटी भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय dt का मतलब क्या हुआ? टाइम। ये हुआ ना, टाइम इक्वल टू के इंटू, अब ए क्या है? ये ब्रैकेट क्या बताता है स्नेहा, अरुंधति? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन का भी मैंने बताया था क्या होगा? मोल पर लीटर। तो के इक्वल टू क्या लिखेंगे? मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस n इंटू टी टू द पावर -1। ये किसके लिए है? फॉर nth ऑर्डर। अब अगर यहाँ पे कोई बोलता है कि मेरे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन n इज इक्वल टू जीरो, सो के क्या लिखेंगे? मोल पर लीटर। अब 1 माइनस जीरो कितना हो जाएगा बताओ? जहां पे n का वैल्यू है वहां जीरो बैठा दो, 1 माइनस जीरो इंटू टी टू द पावर -1। सो मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। ये था कब? जब आप जीरो ऑर्डर की बात कर रहे हो। फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन n कितना होगा? 1 होगा। ये होगा ना। अब चलो, यस सर। तो n का वैल्यू अगर आपने यहाँ पे 1 पुट कर दिया तो क्या लिखेंगे बताओ? मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस 1 इंटू टाइम इनवर्स
और 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, और किसी का भी पावर अगर आपने 0 लिख दिया तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। यूनिट क्या आ जाएगा, t⁻⁻1। हो गया सर। जीरो ऑर्डर किस रिएक्शन को, कल मैंने बताया था ना कि अगर कोई भी ऐसा रिएक्शन है जिसको फर्क ही नहीं पड़ता है कि आपके पास कंसंट्रेशन अगर एक्सेस में डाल देते हैं, हाँ, वो उसमें आप इंडिविजुअल जीरो बोल सकते हो। बाकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन और क्या होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपका हो जाएगा ये फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन में कभी भी सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन से फर्क नहीं पड़ता। अब ये बताओ, कितना भी अल्केन हो, कितना भी हेलोजन, अगर लाइट नहीं आएगा तो फोटो हेलोजिनेशन होगा। तो वैसे रिएक्शंस जीरो ऑर्डर होते हैं। आवाज नहीं आ रहा है? For second order reaction, mole per liter to the power 1 minus 2 into time inverse, that is liter per mole inverse. अभी भी आवाज नहीं आ रहा है क्या? प्रभात, एक बार पेज रिफ्रेश कर। सबको आवाज तो आ ही रहा है, तेरे को नहीं आ रहा बस। अब देखो, मैंने ये क्यों बताया, एक तो क्वेश्चन डायरेक्टली आता है ऑर्डर ऑफ रेट कांस्टेंट पे कि डायरेक्टली पूछेगा कौन से ऑर्डर का क्या यूनिट होता है। और कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है कि आप रेट कांस्टेंट के यूनिट से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता कर लेते हो। ये सबका लिखा हुआ हो गया, मैं क्वेश्चन कराता हूं जिसमें इसका यूज होगा। अभी देखो, सबने लिख लिया ना? ठीक है। अब जो क्वेश्चन किया, द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन टू N2O5 to 4NO2 plus O2
is 3 into 10 to the power minus 5 per second. If the rate is 2.4 into 10 to the power minus 5, mole per liter per second, then the initial concentration of N2O5 in mole per liter is a T. रेट लॉ क्या लिखा ये बताओ। K इंटू आगे बताओ क्या लिखा। प्रभात, स्नेहा, अरुंधति, पीयूष, रेट लॉ क्या लिखा। निहारिका, अनय, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 टू दी पावर 2 लिखा या 1 लिखा। यहाँ पे 2 लिखा या 1 लिखा। अनय ने 2 लिखा और बाकी लोगों ने क्या लिखा। प्रभात, आवाज सुनाई दे रहा है।
यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे 1? क्योंकि यहाँ पे यूनिट देखो क्या लिखा हुआ है, पावर 2 नहीं होगा स्नेहा, पावर 1 होगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे देखो, तो क्या बताया? तो टाइप करके बता, तेरा आवाज सुनाई नहीं दे रहा। यहाँ पे रेट कांस्टेंट का यूनिट पर सेकेंड है, मतलब टाइम इनवर्स है, मतलब रिएक्शन जो होगा वो फर्स्ट ऑर्डर होगा। तो इस क्वेश्चन में अगर आपने कॉफिशिएंट देख के लिखा तो गलत लिख दिया। क्यों? बिकॉज रेट कांस्टेंट बोल रहा है, इसलिए कभी भी कॉफिशिएंट को देख के आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिसाइड मत करना। तो ये हो गया। अब आपको रेट दिया हुआ है 2.4 इंटू 10⁻⁻5 इक्वल टू रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻⁻5 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। So concentration of N2O5 is 2.4 into 10⁻⁻5 by 3 into 10⁻⁻5, that is 0.8 मोल पर लीटर। ये आपका आंसर होगा। तो 80 नहीं होगा, 0.8 आंसर होगा। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट से भी हम काम करते हैं। सर रिपीट कर दीजिए, एक बार समझ में नहीं आया। मैंने क्या बोला था क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले कि यूनिट क्वेश्चन अगर गिवन हो तो क्वेश्चन में यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट भी देखा करो। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज दिस। अब इसमें यूनिट क्या है? पर सेकेंड। पर सेकेंड बोलने का मतलब क्या हुआ? टाइम इनवर्स। और टाइम इनवर्स किसका होता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का होता है। इसका मतलब रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर नहीं है। तो अगर रेट आपका ये है 2.4 इंटू 10⁻⁻5, ये अगर आपका रेट है, ठीक है, तो आपसे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 पूछा है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 क्या लिखेंगे? रेट इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। तो ये रहा रेट, ये रहा K। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 पुट कर लो। सो कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इज K डिवाइडेड बाई, सॉरी, रेट डिवाइडेड बाई K। ये आ जाएगा आंसर। अगर यहाँ पे 2 लिख दिया आपने तो क्वेश्चन यहीं पे गलत हो जाएगा। समझ में आया प्रभात? हाँ सर, समझ में आ गया। आप हो गया सबका? सर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ रिएक्शन twice NO plus Cl2 is twice NOCl gas becomes double when the concentration of Cl2 is doubled. However, when the concentration of both
both the reactants are double. The rate becomes when the concentration of both the reactants are double, the rate becomes 8 times. What is the order? With respect to NO and with respect to chlorine. What is the total order? क्या आया? क्वेश्चन में पूछा है ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू NO एंड विथ रेस्पेक्ट टू क्लोरीन, और टोटल ऑर्डर क्या है? सर बस 1 मिनट रुकिए। सर 3 होगा। क्या 3 आ रहा है सर। 3 आ रहा है, देख लेते हैं। अगर कुछ पता नहीं हो तो सबसे पहले रेट लॉ कुछ इस तरीके से लिखो, रेट इक्वल टू K इंटू NO टू द पावर M इंटू Cl टू द पावर N। ठीक है, रेट बिकम्स डबल व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 इज डबल। तो अब इसको मान लेते हैं यहाँ पर रेट R है और ये रिएक्शन 1 है, तो रेट बिकम्स डबल। तो अब यहाँ पर रेट जो है वो 2R हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूं K इंटू
देखो रेट डबल तब होता है जब कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 डबल हुआ, तो NO वैसा ही रह गया, तो NO इंटू 2Cl2 टू द पावर n, और उसके बाद लिखता है व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स आर डबल रेट बिकम्स 8 टाइम्स। तो अब क्या हो जाएगा 8R, अगर लिखते हैं यहाँ पे 2 इंटू NO टू द पावर m इंटू 2 इंटू Cl टू द पावर n। What is the order with respect to NO and with respect to chlorine? अब देखो अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ 2 डिवाइडेड बाई 1, तो क्या आ जाएगा 2R डिवाइडेड बाई R, दैट इज 2, के आपका कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या 2 टू द पावर n, दैट इज n इक्वल टू 1। एंड 3 डिवाइडेड बाई, अगर मैं 1 करता हूं तो क्या आ जाएगा 8 इक्वल टू 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर m, और n आपका 1 आ चुका है, मतलब 8/2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर m, दैट इज m इज इक्वल टू 2। सो m का वैल्यू 2 हो गया, n का वैल्यू 1 हो गया। सो ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू NO कितना चूज किया था m, तो ये आपका हो जाएगा 2, एंड ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू Cl2 ये कितना हो जाएगा 1। Overall order is equal to 2 plus 1, that is 3। फिर इसको ऐसा ही क्वेश्चन आता है। ऑर्डर वाले क्वेश्चन इस तरह के ही आते हैं। तो ठीक। नेक्स्ट लिखना इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अभी तक जो हमने रेट लॉ पढ़ा वो क्या था, डिफरेंशियल रेट लॉ। कंसंट्रेशन चेंज होता है तो हम रेट पता करते हैं, अगर हमें रेट का एक्सप्रेशन पता हो तो कंसंट्रेशन क्या होगा हमें ये पता करना है। देखो अगर लिखा हुआ इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो जो रेट होता है रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में क्या होता है, माइनस DA/dt होता है, और यहाँ पे अब क्या लिखते हो माइनस इसका मतलब क्या होता है? AT माइनस A0/T, ये सर लिखते हो ना। हाँ बोलो। इंटीग्रेटेड रेट लॉ का मतलब वही तो समझा रहा हूँ, सुन ले पहले, कि ये आप रेट लिखते हो माइनस DA/dt और इक्वल टू माइनस AT माइनस A0/T, ये इक्वेशन लिखते हो। तो अब ये बताओ अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि आफ्टर टाइम t, यहाँ पे A0 आपका इनिशियल कंसंट्रेशन है, AT इज कंसंट्रेशन,
आफ्टर टाइम टी। तो अगर आपसे कोई ये पूछता कि आफ्टर टाइम टी एटी क्या होगा, तो ये डिफरेंशियल रेट लॉ से पता करना मुश्किल है, बिकॉज मैंने पहले ही बोला ये रेट कौन सा रेट है, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, एवरेज। एवरेज। तो एवरेज में तो रेट को कांस्टेंट माना जाता है, लेकिन कांस्टेंट होता है नहीं, रेट तो चेंज होता है। तो अगर रेट चेंज हो रहा है तो फिर तो एटी भी कांस्टेंट रेट से चेंज नहीं होगा ना, डिफरेंट रेट से चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में। सर तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या बताता है, ये हमें ए नॉट, एटी और टी के बीच का रिलेशन बताता है कि कैसे टाइम चेंज होगा तो फिर कैसे कंसंट्रेशन चेंज होगा। समझ में आ रहा है? तो पॉइंट लिखना, इंटीग्रेटेड रेट लॉ प्रोवाइड द रिलेशन, integrated rate law provide the relation integrated rate law provide the relation between integrated rate law provide the relation between initial concentration, final final concentration, फाइनल मत लिखना, इनिशियल कंसंट्रेशन ब्रैकेट में लिखना ए नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन और ब्रैकेट में लिखना ए नॉट, कॉमा कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी और ब्रैकेट में लिखना एटी, ये वाला कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी that is 80 and time। समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। अब देखो इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो होता है ना, ऑर्डर के साथ चेंज होता है। तो पहले लिखिएगा फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, मान लो आपके पास कोई रिएक्शन है ए टू प्रोडक्ट, जहां पे है टी इक्वल टू 0, ए मोल है, ये 0 मोल है, एट टी इक्वल टू टी टाइम। अच्छा, ये जो ए मोल है मतलब ये ए नॉट है, ये इसमें से कुछ एक्स मोल चला गया, तो ये कितना बना, इसको हम बोलेंगे ये 80 है, और यहाँ पे ये एक्स मोल बन रहा है। ये समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ? इनिशियल कंसंट्रेशन ए है, फाइनल कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स है, जिसको मैंने 80 बोला, कब? आफ्टर टाइम टी है। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ माइनस डी ए बाई डी टी, तो क्या लिखेंगे बताओ? ये आपका हो गया रेट, बताओ, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के इंटू ए माइनस एक्स। ए माइनस एक्स क्यों लिखेंगे? ए टू दी पावर 0 लिखेंगे ना, 0 ऑर्डर है। हाँ यस सर।
अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ये जो रेट लॉ है ना, इसमें अगर मैं 80 पुट करूंगा तो कौन से टाइम का रेट बताएगा? अगर मैं यहाँ पे ए नॉट पुट करूं तो मुझे कौन से टाइम का रेट बताएगा, और अगर मैं 80 पुट करूं तो कौन से टाइम का बताएगा? बताओ। अगर ए नॉट पुट करेंगे तो इनिशियल रेट बताएगा, और 80 पुट करेंगे तो एट टाइम टी बताएगा। मतलब ये जो रेट होता है, ये कौन सा रेट होता है, हमेशा याद रखना। ये जो एक्सप्रेशन लिखती है ना रेट लॉ वाला, ये हमेशा इंस्टेंटेनियस रेट बताता है। जिस टाइम का कंसंट्रेशन पुट करोगे उसी टाइम का रेट बताएगा। क्लियर है? ये सर क्लियर है। तो रेट इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के इंटू ए टू दावर 0, दैट इज इक्वल टू के, दैट इज माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के, दैट इज माइनस डी ए इज इक्वल टू के डी टी। अब देखो कंसेंट्रेशन जो है वो ए नॉट से 80 तक चेंज हुआ, और टाइम जो है वो 0 से लेके टी तक चेंज हुआ। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? माइनस, और डीए का इंटीग्रेशन क्या आएगा? ए आएगा। कहां से कहां तक चेंज हुआ? तो 80 माइनस ए नॉट तक चेंज हुआ, इक्वल टू के इंटू टी माइनस 0 प्लस सी। जब इंटीग्रेशन करते हैं तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आता है। अब नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप नहीं लिखो। दैट इज इक्वल टू के टी इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी, and that is k equal to a naught minus at divided by t. K equal to a naught minus at divided by t. एक बार जरा इसको लिखो, इसमें कहीं पे डाउट है तो बताओ। लिख ली सर। लिख लिए? अच्छा ये बताओ, ए नॉट माइनस ए टी क्या बता रहा है? कंसंट्रेशन है इसमें। कंसंट्रेशन कहाँ है भाई? मैं ए नॉट माइनस ए टी पूछ रहा हूँ। डीए। डी ए बता रहा है, और टी क्या है? अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूं टी माइनस 0 तो भी चलेगा ना, टी रहेगा। तो बेसिकली देखा जाए तो ये क्या यस है? सर। माइनस डी ए बाई डी टी ही तो है। मतलब k इक्वल टू क्या आया? माइनस डी ए बाई डी टी को क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं ना। समझ में आ रहा है बच्चा लोग? यस सर। के इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी है, तो माइनस डी ए बाई डी टी को क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं। तो के इक्वल टू क्या हो गया? रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर आपसे कोई पूछेगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट क्या होता है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट होता है के बराबर। और के क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो जब तक आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तब तक आपका के चेंज नहीं होता है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो इस पॉइंट यहाँ पे ऐसा लिखते हैं, फॉर जीरो ऑर्डर, दिखाई दे रहा है नहीं है? यस सर। अभी 3 लाइन लिख लेंगे तभी दिखाई देगा। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन
For zero order reaction, rate of reaction is equal to for zero order reaction, rate of reaction is equal to rate constant. And rate constant is constant at constant temperature. तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं हम जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स एक्सप्रेशन। एक बार नोट डाउन कीजिए, मैं बताता हूँ। हो गया सर। तो लिखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। काइनेटिक्स रिएक्शन। सबसे फर्स्ट पॉइंट, अच्छा ये बताओ, अगर रेट कांस्टेंट कांस्टेंट है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? बोलो। क्या सर? अगर रेट कांस्टेंट कांस्टेंट है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट भी क्या होगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट। सो रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन will be constant with respect to time। तो अगर मैं यहाँ पे रेट वर्सेस टाइम प्लॉट करता हूँ, रेट वर्सेस टाइम कर प्लॉट करता हूँ, तो रेट क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा। और ये पॉइंट क्या हो जाएगा कि ये जो डिस्टेंस है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये जो डिस्टेंस है आपका क्या है? के। हो गया? यस सर। दूसरा पॉइंट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन will be always
zero order reaction will be always complex reaction. Zero order reaction will be always complex reaction. जरूरी है। जरूरी है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं होता है। हो गया हो गया? सर। हाँ अब देखो यहाँ पे इक्वेशन क्या है, k इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी डिवाइडेड बाई टी, दैट इज ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। अगर मैं यहाँ पे ए टी वर्सेस टी कर प्लॉट करता हूँ, क्या बनेगा? ये y है, ये c है, ये mx है, स्ट्रेट लाइन बनेगा। जब भी किसी का कर्व सोचना है तो उनके बीच का इक्वेशन सोचो। तो ये क्या बता रहा है कि स्ट्रेट लाइन होगा, और उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा? माइनस के होगा। और ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट होगा? तो ये ए नॉट होगा। हो गया? ये मुझे लाइन क्यों नहीं दिखता? तुम लोगों को लाइन दिखता है ना, कहाँ तक लिखना है? हाँ सर, कहाँ हो तक गया। लिखना है? यहाँ तक दिख रहा है, लिख सकता हूँ मैं कहाँ दिखाई? यहाँ तक। हाँ अब ठीक है। यस सर। अब नहीं, अब हाँ अब ठीक है, बस लास्ट हो। ठीक। तेरे को पेज चेंज कर देता हूँ। फोर्थ पॉइंट लिखेगा, हाफ लाइफ। लिखेगा इट इज इक्वल टू time interval in which half of the reactant converted into product. It is equal to time interval in which half of the reactant converted into product. मतलब ऐसा टाइम, हाफ लाइफ को हम टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो एट टी इक्वल टू टी हाफ, ए टी क्या हो जाएगा? ए नॉट बाई टू। देयरफॉर के इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था? ए नॉट माइनस ए टी डिवाइडेड बाई टी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? ए नॉट माइनस ए टी की जगह पे क्या लिख सकते हैं? ए नॉट बाई टू डिवाइडेड बाई टी हाफ। क्लियर है? दैट इज टी हाफ is equal to a naught by 2 into k.
हो गया सर। 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। टी हाफ इक्वल टू ए नॉट बाई 2k, मतलब ये हाफ लाइफ है, इतने में आपका रिएक्शन 50% खत्म हो जाएगा। अभी यहाँ पे ये देखो ए नॉट में अगर मैं ए नॉट अगर चेंज करता रहूंगा तो टी हाफ भी चेंज होगा ना। यस सर। तो यहाँ पे एक पॉइंट क्या लिख सकते हैं, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट।